चलिए एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की जो जीके की एमसीक्यू सीरीज हमने चालू की है, तो चलिए एक एक करके इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम डेली 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन है फड़के स्टूडियो। जो फड़के स्टूडियो है ये हमें एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में देखने को मिलेगा? तो क्या फड़के स्टूडियो ग्वालियर जिले में है? क्या ये आपको रीवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? क्या ये आपको धार जिले में देखने को मिलेगा या फिर भोपाल में? तो जो फड़के स्टूडियो है वो कहाँ पर है? वो धार जिले में है। फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? धार जिले में। आइए देखें इसकी स्थापना कब हुई। फड़के स्टूडियो को कब स्थापित किया गया था? फड़के स्टूडियो को 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1933 में। इस स्टूडियो में बेसिकली आपको क्राफ्ट वर्क देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्राफ्ट वर्क यानी मूर्ति कला देखने को मिलेगी। मूर्ति कला। और ये जो क्राफ्ट वर्क है ये किसका है? तो ये क्राफ्ट वर्क किसका है? मिस्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के का। ये जो क्राफ्ट वर्क आपको फड़के स्टूडियो में देखने को मिल रहा है, जो मूर्ति कला आपको फड़के स्टूडियो में देखने को मिल रही है, ये किसका फेमस वर्क है? मिस्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के का। तो हमने क्या देख लिया कि जो फड़के स्टूडियो है ये मध्य प्रदेश के आपको धार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। इस स्टूडियो को कब स्थापित किया गया? 1933 में, 1933 में। और यहाँ पर आपको फेमस क्राफ्ट वर्क देखने को मिलेगा, प्रसिद्ध मूर्ति कला देखने को मिलेगी। किसकी? मिस्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के की। उसके बाद देखिए जो मिस्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के की जितनी भी इनकी जो क्राफ्ट वर्क है, जो फेमस क्राफ्ट वर्क है, वो इधर इनके स्टूडियो में रखी गई है। इसके बाद देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन नहीं है। तो हमें यहाँ पर सारे लिटरेटर, साहित्यकार के नाम दे रखे हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, उसके बाद आपको दे रखे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कवि बैरागी और सुमित्रा नंदन पंत। तो जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन है इनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर से है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये यहीं पर पैदा हुए थे शाजापुर में। उसके बाद जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनका भी संबंध मध्य प्रदेश से है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद के बावई ग्राम में। होशंगाबाद के बावई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो बाल कवि बैरागी हैं इनका भी संबंध मध्य प्रदेश से है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। लेकिन जो सुमित्रा नंदन पंत है इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, इसलिए इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। बाकी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई ग्राम से है। और बाल कवि बैरागी का संबंध मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से है। इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कुछ कंपोजिशन देख लीजिए, कुछ रचनाएं, जैसे उर्मिल जो है ये इनकी कंपोजिशन है, ये इनकी रचना है, उर्मिला कर लीजिए। और माखनलाल चतुर्वेदी की कंपोजिशन रचना देखें, जो इनकी बहुत फेमस कंपोजिशन है वो है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। बाल कवि बैरागी की रचना देख लीजिए, इनकी कंपोजिशन देख लीजिए। तो इनकी जो कंपोजिशन है वो है सारा देश हमारा। सारा देश हमारा, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस कंपोजिशन है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की उर्मिला, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, बाल कवि बैरागी की सारा देश हमारा। उसके बाद आगे देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो ऑफिसर, एक्स ऑफिशियो ऑफिसर कौन है मध्य प्रदेश योजना मंडल का? यानी बेसिकली हमें ये बताना है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग बोर्ड, मध्य प्रदेश का जो प्लानिंग बोर्ड है, योजना मंडल है, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? क्या वो मुख्यमंत्री होगा? क्या वो योजना विभाग के जो सचिव, जो सेक्रेटरी है, क्या वो होंगे? जो आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है, क्या वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे? या फिर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है वो होंगे? या फिर योजना मंत्री, प्लानिंग मिनिस्टर? और या फिर आपके सीएम? तो जो आपके मध्य प्रदेश के प्लानिंग बोर्ड के, मध्य प्रदेश के प्लानिंग बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे आपके मुख्यमंत्री, सीएम। कौन होगा? मुख्यमंत्री, सीएम। समझ आ रहा है सबको कि मध्य प्रदेश के योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष यानी प्लानिंग बोर्ड के, जो एमपी का जो प्लानिंग बोर्ड है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? सीएम, मुख्यमंत्री। इसी तरीके से जो भारत का जो प्लानिंग कमीशन होता है, इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन होता है, जो आपका योजना आयोग होता है, उसका भी पदेन अध्यक्ष, उसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। इंडिया के प्लानिंग कमीशन, इंडिया के प्लानिंग कमीशन का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से स्टेट लेवल पर जो योजना मंडल होते हैं, स्टेट बोर्ड होते हैं, उसका पदेन अध्यक्ष, उसका आपका जो प्लानिंग बोर्ड का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो कौन होगा? मुख्यमंत्री, सीएम। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री हमें मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिल रही है? रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री, क्या ये आपको मध्य प्रदेश में जो रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री है, क्या ये इंदौर में देखने को मिल रही है, भोपाल में देखने को मिल रही है, जबलपुर में, या फिर मंडीदीप में? तो जो आपकी रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री है ये आपकी भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल में। और भोपाल के भी निशातपुर एरिया में, भोपाल के भी निशातपुर क्षेत्र में, निशातपुर एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगी? रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ देखने को मिलेगी आपको? भोपाल के निशातपुर एरिया में। कुछ एक दो पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, जैसे रेलवे स्लीपर फैक्ट्री कहाँ देखने को मिलेगी? रेलवे स्लीपर फैक्ट्री मध्य प्रदेश में हमें कहाँ देखने को मिलेगी? रेलवे स्लीपर फैक्ट्री हमें मध्य प्रदेश के बुधनी में, और बुधनी कहाँ आता है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। रेलवे स्लीपर फैक्ट्री हमें बुधनी में देखने को मिलेगी। रेल कोच फैक्ट्री यानी रेल कोच का कारखाना हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भोपाल में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में। उसके बाद जो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव संयंत्र, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपका सीहोर में है। कहाँ है? सीहोर में। तो हमने क्या देखा कि रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री ये आपकी भोपाल के निशातपुरा एरिया में है। रेलवे स्लीपर फैक्ट्री ये आपको मध्य प्रदेश में बुधनी में, और बुधनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। रेल कोच फैक्ट्री या फिर रेल कोच कारखाना आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री या फिर डीजल लोकोमोटिव संयंत्र ये आपको सीहोर में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? यानी मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा आपको किस राज्य की, किस स्टेट की बाउंड्री से टच होती हुई दिखाई देगी? क्या महाराष्ट्र की, या फिर गुजरात की, या फिर राजस्थान की, या फिर उत्तर प्रदेश की? तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री, जो अधिकांश राज्य लगा हुआ है वो है यूपी का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के 14 जिले, 14 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी की बाउंड्री को, यूपी की सीमा को स्पर्श करते हैं, उसे टच करते हैं। 2023 से पहले ये 13 जिले थे। ये कितने थे? 13 जिले थे, लेकिन 2023 में रीवा से अलग होकर, रीवा से सेपरेट होकर कौन सा जिला बन गया? माऊगंज। कौन सा जिला बन गया रीवा से अलग होकर? माऊगंज बन गया। इसलिए 2023 में कितने जिले, अब 2023 के बाद से आपके 2023 से यूपी की बाउंड्री को कितने डिस्ट्रिक्ट्स छू रहे हैं? मध्य प्रदेश के 14 जिले, 14 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रीवा संभाग में, रीवा डिवीजन में, रीवा संभाग में अब कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। पहले 5 आते थे, अब 6 आते हैं। क्यों? क्योंकि माऊगंज भी जुड़ चुका है। उसके बाद जो माऊगंज के पहले कलेक्टर है, ये चीज भी आप जान लीजिए कि जो माऊगंज के पहले फर्स्ट कलेक्टर बने हैं वो है अजय श्रीवास्तव। वो है अजय श्रीवास्तव। माऊगंज के पहले कलेक्टर कौन बने हैं? अजय श्रीवास्तव। और माऊगंज में अब जो आपको मेन टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेंगे, फेमस टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेंगे, फेमस टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से, पर्यटक स्थल कौन कौन से देखने मिलेंगे? बाहूटी जलप्रपात। पहले बाहूटी वाटरफॉल रीवा में आता था, अब बाहूटी वाटरफॉल माऊगंज में आएगा। बाहूटी वाटरफॉल कौन से जिले में आ जाएगा? अब माऊगंज में आएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे देव तालाब का शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देव तालाब का शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो ये हमने क्या चीजें देख लिया है कि हमसे पूछा गया था मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, यूपी में। मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले उत्तर प्रदेश की भूमि से, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से लगते हैं। 2023 से पहले ये 13 जिले लगते थे। 2023 के बाद क्योंकि माऊगंज जिला बन चुका है रीवा से अलग होकर, इसलिए अब 14 जिले हो गए हैं। अगर पूछ लिया जाए रीवा संभाग में, रीवा डिवीजन में अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? तो 6 आते हैं। उसके अलावा जो माऊगंज के पहले कलेक्टर बनाए गए अजय श्रीवास्तव को, जो आपको फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे माऊगंज में, बाहूटी जलप्रपात, बाहूटी वाटरफॉल पहले रीवा में आता था, अब माऊगंज में आएगा। और देव तालाब का शिव मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हमें ये बताना है रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर क्या है? क्या वो इंदौर में है? क्या वो ग्वालियर में है? क्या वो जबलपुर में है? क्या वो भोपाल में है? तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर आपका भोपाल जिले में है। कहाँ पे है? रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है।
उसके साथ ये भी जान लीजिए, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका जबलपुर में। कहाँ पर है ये? जबलपुर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर। और अगर ये पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन, फर्स्ट पिंक रेलवे स्टेशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो वो है मदन महल, जबलपुर में। मदन महल जबलपुर में। यहाँ पर सारी फीमेल्स को ही यहाँ पे सारी जो भर्ती होती है महिलाओं की होती है, फीमेल्स की ही होती है, इसलिए से मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कहा जाता है। कहाँ पर है? मदन महल जबलपुर में। उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? हमें ये बताना है कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश में। विक्रम अवार्ड, विक्रम अवार्ड क्या मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित है? विश्वामित्र अवार्ड या फिर एकलव्य अवार्ड या फिर शिखर अवार्ड? तो हमें ये बताना है इन चारों अवार्ड्स में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्पोर्ट अवार्ड नहीं है, कौन सा खेलों से संबंधित नहीं है। तो जो विक्रम अवार्ड है वो खेलों से संबंधित है, वो एक स्पोर्ट अवार्ड है, ये एक स्पोर्ट अवार्ड है, खेलों से संबंधित है। और ये राज्य का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, राज्य का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। स्टेट का सबसे बड़ा स्टेट स्पोर्ट है कौन सा? विक्रम अवार्ड। कौन सा अवार्ड? विक्रम अवार्ड। इसको शुरू किया गया था 1972 में। इस अवार्ड को स्टार्ट कब किया गया था? 1972 में। और इसमें टोटल 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, कुल राशि 2 लाख दी जाती है। उसके बाद जो विश्वामित्र अवार्ड है ये भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, खेल से संबंधित ही है। इसमें जो ट्रेनर्स होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। किसे? ट्रेनर्स, प्रशिक्षक को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1995 और 96 के बीच में, और इस अवार्ड में भी 2 लाख रुपीस दिए जाते हैं। कितने? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद है एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1996 में। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1996 में। और इसमें 1 लाख रुपए, 1 लाख की राशि दी जाती है। तो हमने देख लिया कि ये तीनों अवार्ड मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से यानी खेल से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार ये तीनों पुरस्कार देती है खेलों में, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड। लेकिन जो शिखर सम्मान है, जो शिखर अवार्ड है, ये मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से संबंधित नहीं है। ये मध्य प्रदेश के कलाकार और साहित्यकार को दिया जाता है। किसे? मध्य प्रदेश के कलाकार और साहित्यकार को दिया जाता है। जितने भी मध्य प्रदेश में आर्टिस्ट एंड लिटरेटर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। मध्य प्रदेश के जितने कलाकार और साहित्यकार हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1980 से,
शिखर सम्मान अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1980 में। ये सिर्फ 2 क्षेत्र में दिया जाता था, 2 क्षेत्र में, 2 फील्ड्स में दिया जाता था। उसके बाद 2016 में ये 7 और क्षेत्र में दिया जाने लग गया, 7 और फील्ड में दिया जाने लग गया, और आज टोटल ये 9 फील्ड्स में दिया जाता है। टोटल ये 9 फील्ड्स में, कुल 9 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? शिखर सम्मान अवार्ड। ये मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित नहीं है, मध्य प्रदेश के आर्टिस्ट और लिटरेटर यानी साहित्यकारों को दिया जाता है। इसमें इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, 2 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था, बाद में 2016 में 7 और क्षेत्र फील्ड्स इसमें ऐड कर दी गई। आज टोटल ये 9 फील्ड्स में दिया जाता है। इस अवार्ड की जो कुल राशि है, जो 9 क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जो अमाउंट दी जाती है वो दी जाती है 2 लाख रुपए, वो दी जाती है 2 लाख रुपए की। चलिए आगे देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य महाभारत काल में यादव वंशी नरेश कहाँ के शासक थे? जो महाभारत टाइम था यानी त्रेता युग का आरंभ, त्रेता युग का एंड और द्वापर युग का आरंभ, जो कि मध्य आपका महाभारत काल कहलाता है। त्रेता युग ये रामायण काल थी, ये आपकी रामायण पीरियड थी, और द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाभारत का युद्ध। तो क्या पूछा जा रहा है? महाभारत काल में यादव वंशी नरेश कहाँ के शासक थे? क्या वो अनुप निमाड़ क्षेत्र के थे? निमाड़ को पहले अनुप कहा जाता था, निमाड़ का प्राचीन नाम अनुप था। क्या वो मालवा के शासक थे, या फिर बघेलखंड के, या फिर महाकौशल वाले क्षेत्र के? तो जो यादव वंशी नरेश है वो आपके अनुप यानी निमाड़ वाले क्षेत्र के शासक थे। कहाँ के? अनुप यानी निमाड़ वाले रीजन के शासक थे। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। बताइए इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? जो मध्य प्रदेश है इसको टोटल 5 राज्यों की बाउंड्रीज छूती है। यह आपका एमपी का मैप है। ये आपका एमपी का मैप है। एमपी के आपको उत्तर पूर्व में आपको यूपी देखने को मिलेगा। एमपी के उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। एमपी के ईस्ट में, पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। एमपी के दक्षिण में, साउथ में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। और एमपी के साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम में आपको गुजरात देखने को मिलेगा। तो हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश को टोटल 5 राज्यों की भूमि मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, टच करती है। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की भूमि मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। उसके साथ ये भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले यूपी को टच करते हैं? 14 डिस्ट्रिक्ट्स। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करते हैं? 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की बाउंड्री को टच करते हैं? तो वो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स, 10 जिले। मध्य प्रदेश के कितने जिले गुजरात की बाउंड्री को छूते हैं? 2।
और मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हैं, तो वो है 10। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को लगते हैं, 14, छत्तीसगढ़ को 7, महाराष्ट्र को 10, गुजरात को 2 और राजस्थान को 10। यानी सबसे ज्यादा यूपी से और सबसे कम आपके गुजरात को टच करती है। उसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण तक मध्य प्रदेश की लंबाई देख लेते, तो वो है 605 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मध्य प्रदेश की लंबाई देखेंगे तो वो है 605 किलोमीटर। और आपकी पश्चिम से लेकर पूर्व तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कितनी है, 870 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 870 किलोमीटर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्मिला जो कि महाकाव्य के रचनाकार कौन है, उर्मिला किसकी, अभी हमने देखा था जो लास्ट क्वेश्चन कुछ आपके जो निकले उसमें, उर्मिला क्या बालकृष्ण शर्मा नवीन की कंपोजिशन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कंपोजिशन है, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की कंपोजिशन है, या फिर हरिशंकर परसाई की। तो उर्मिला किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका जन्म हुआ था शाजापुर जिले में। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में, शाजापुर जिले में। इनकी कुछ और रचना जान लीजिए, उर्मिला के अलावा जो इनकी और फेमस रचनाएं थी, कंपोजिशन थी, उनके नाम देख लीजिए। इनकी जो और फेमस कंपोजिशंस थी, रचनाएं थी, उनके नाम देख लीजिए। जैसे कुमकुम, कुमकुम, उसके बाद रश्मि रेखा, रश्मि रेखा, विनोबा, ये इनकी कुछ बहुत फेमस रचनाएं हैं, कंपोजिशन है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। एक तो आपने उर्मिला देख ही ली है, दूसरी कुमकुम, रश्मि रेखा और विनोबा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, यानी मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब से चालू हुई थी, कब से स्टार्ट हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब से स्टार्ट हुई थी एमपी में? क्या वो 1900 में हुई थी, क्या वो 1905 में हुई थी, क्या वो 1910 में हुई थी, क्या वो 1914 में हुई थी? तो मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन चालू हुई थी 1905 में। कब चालू हुई थी? 1905 में, 1905 में। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब से चालू की गई थी? 1905 में। और आज मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन दो प्रमुख स्रोतों से किया जाता है, 2 मेन सोर्सेस से किया जाता है। पहला है ताप, यानी आपका थर्मल पावर के थ्रू, और दूसरा है आपका जल विद्युत, यानी हाइड्रो पावर के थ्रू। पहला कौन सा है? ताप विद्युत के द्वारा, और दूसरा है आपका हाइड्रो पावर। मध्य प्रदेश में इन दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया? 1905 से। ताप विद्युत यानी जो ताप विद्युत केंद्र है वो वहां बनाए जाएंगे जहां पर कोयला और पानी की उपलब्धता हो, जहाँ पे कोल एंड वाटर अवेलेबल हो, वहां पर ही आपके ताप विद्युत केंद्र यानी थर्मल पावर सेंटर बनाए जाएंगे। और हाइड्रो पावर सेंटर, जल विद्युत केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे? ऊंचाई से गिरने वाले पानी से जहां पर बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरियाज है, इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां भी हिली एरिया से उनका ओरिजिन देखने को मिलता है, उद्गम देखने को मिलता है। इसलिए हम मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। तो ऊंचाई से, जिन प्लेसेस पर ऊंचाई से
गिरने वाले पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वहीं आपके हाइड्रो पावर सेंटर होंगे। हाइड्रो पावर यहाँ पे या तो योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही होंगी या फिर केंद्र बनाए दिए होंगे। तो हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कब से चालू हुआ, 1905 से। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दो तरीके से की जाती है, एक तो थर्मल पावर के थ्रू और दूसरी हाइड्रो पावर के थ्रू। थर्मल पावर सेंटर्स, थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ बनाए जाएंगे जहाँ पर कोल और वाटर, कोयला और वाटर की उपलब्धता हो, और हाइड्रो पावर जो सेंटर्स है वो वहाँ बनाए जाएंगे जहाँ पर ऊंचाई से जो पानी गिर रहा है वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है तो वहाँ पर आपके हाइड्रो पावर सेंटर होंगे। इसके बाद देखें, इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक फाउंडर बताने कि जो होलकर प्रिंसली स्टेट है उसके फाउंडर कौन है? क्या मल्हार राव होलकर है, या फिर यशवंत राव होलकर है, या फिर बाजीराव होलकर है, या फिर अहिल्याबाई होलकर है? तो इंदौर के होलकर वंश के फाउंडर संस्थापक है मल्हार राव होलकर। फाउंडर कौन है? मल्हार राव होलकर। ये इंदौर प्रिंसली स्टेट के, जो इंदौर में जो होलकर प्रिंसली स्टेट है उसके संस्थापक है, उसके फाउंडर है। इन्होंने 1740 में 1740 में 1740 में राजवाड़ा का निर्माण किया। 1740 में इनके द्वारा राजवाड़ा का निर्माण, राजवाड़ा का कंस्ट्रक्शन कराया गया। उसके बाद 1743 में इनके द्वारा सराफा को और एक्सटेंड किया गया। सराफा का विस्तार, सराफा को और एक्सटेंड किया गया। और 1754 में इन्होंने छत्री बाग की स्थापना की। 1754 में इन्होंने छत्री बाग की स्थापना की, छत्री बाग को स्टैब्लिश किया। तो ये कुछ मेन आर्किटेक्चर्स है मल्हार राव होलकर के समय, और ये सभी आपको इंदौर में देखने को मिलेंगे। जो होलकर डायनेस्टी थी, होलकर डायनेस्टी की कैपिटल थी इंदौर। होलकर डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? इंदौर। और देवी अहिल्याबाई होलकर के समय उसकी राजधानी हो गई थी महेशमती, जिसे आप महेश्वर के नाम से जानते हो। महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? जो आपका प्रभाष जोशी अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? क्या ये मलखंभ में दिया जाता है, क्या ये मुक्केबाजी में दिया जाता है, क्या ये क्रिकेट में दिया जाता है, या फिर हॉकी में? तो प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है मलखंभ में। किस में दिया जाता है? मलखंभ में दिया जाता है। 2013 में मलखंभ को स्टेट गेम घोषित कर दिया गया था। स्टेट गेम, राज्य का राजकीय खेल है, स्टेट गेम है कौन सा? मलखंभ। राजकीय खेल है, स्टेट गेम है कौन सा? मलखंभ है। कब इसे नोटिफाई किया गया कि ये स्टेट गेम होगा? 2013 में। आपको मलखंभ एकेडमी देखने को मिलेगी उज्जैन में। मलखंभ एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में। इसकी कब स्थापना की गई? इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 2018 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 2018 में। और मलखंभ जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है, इसमें जो टोटल अमाउंट है, कुल राशि, टोटल अमाउंट कुल राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 1 लाख रुपए। तो देख लेते हैं कि प्रभाष जोशी अवार्ड, जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है, ये मलखंभ
मलखम जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, स्पोर्ट गेम है, उससे संबंधित है। मलखम को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 2013 में। इस अवार्ड में, प्रभाष जोशी अवार्ड में, टोटल 1 लाख रुपीज दिए जाते हैं। और उज्जैन में मलखम अकेडमी भी स्थापित, उज्जैन में मलखम अकेडमी की स्थापना की गई है। उसे स्टैब्लिश किया गया कब? 2018 में। उसके बाद देखें, चूलिया जलप्रपात, जो चूलिया वाटरफॉल है वो किस नदी पर स्थित है? क्या वो नर्मदा नदी पर है, क्या वो पार्वती नदी पर है, या फिर चंबल नदी पर है, या फिर इन पे से कोई भी नहीं? तो जो चूलिया जलप्रपात है वो आपका चंबल नदी पर है। चूलिया वाटरफॉल आपको किस नदी पर देखने को मिलेगा? चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। और ये वाटरफॉल मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये वाटरफॉल कहाँ पर है? मंदसौर में है। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना किसने बनाई थी? यानी मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्लान किसने बनाया था? क्या वो विलियम गैब्रियल ने बनाया था, या फिर थॉमस डैनियल ने बनाया था, या फिर हेनरी हार्वर्ड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाया था हेनरी हार्वर्ड ने। मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्लान, विद्युत योजना किसने बनाई थी? हेनरी हार्वर्ड ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हेनरी हार्वर्ड ने। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्वच्छता महावर्ष 2009 में किस महीने में बनाया गया? यानी क्लीनलीनेस मंथ किस महीने में बनाया गया मध्य प्रदेश में? अक्टूबर में, अगस्त में, सितंबर में, या फिर जनवरी में? तो मध्य प्रदेश में क्लीनलीनेस मंथ, मध्य प्रदेश में क्लीनलीनेस मंथ यानी स्वच्छता माह अक्टूबर में बनाया गया। और 2 अक्टूबर 2014 से पूरे भारत में, इंटायर इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्म तिथि है, गांधी जयंती मनाई जाती है। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में ये मिशन चालू किया है। जो इंदौर है, स्वच्छता में इंदौर को 7वीं बार, 7th टाइम फर्स्ट रैंक मिली है। जो स्वच्छता में जिस नगर को, जिस सिटी को फर्स्ट रैंक मिली है वो है इंदौर। 7th टाइम इंदौर को फर्स्ट रैंक मिली है। और भोपाल को 5th रैंक मिली है। भोपाल को कितनी रैंक मिली है? 5th रैंक मिली है। और अगर राज्यों में देखें स्वच्छता में राज्य में, तो मध्य प्रदेश की 2nd रैंक है। मध्य प्रदेश की 2nd रैंक है। और इंदौर को जो 7वीं बार पहला अवार्ड मिला है, 7वीं बार वापस से इंदौर को फर्स्ट रैंक मिली है। इस बार इंदौर के साथ सूरत भी है, सूरत को भी पहली रैंक मिली है। इंदौर के साथ इस बार सूरत भी है। 5th रैंक पे भोपाल है और मध्य प्रदेश को 2nd रैंक मिली है। जो फर्स्ट रैंक मिली है राज्यों में, स्टेट में फर्स्ट रैंक मिली है महाराष्ट्र को। स्टेट में फर्स्ट रैंक किसको मिली है? महाराष्ट्र को। इस बार 2nd रैंक किसी भी शहर को नहीं मिली, लेकिन थर्ड रैंक नवी मुंबई को दी गई है। 3rd रैंक किसको दी गई है? नवी मुंबई को। तो हमने क्या देखा कि शहरों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वच्छ भारत, जो स्वच्छता का जो अवार्ड है, शहरों में सबसे पहला इंदौर को मिला है। इंदौर को ये 7वीं बार मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन। इस बार इंदौर के साथ सूरत भी है। 2nd रैंक इस बार किसी भी शहर को नहीं मिली है, लेकिन 3rd रैंक नवी मुंबई को दी गई है। 5th रैंक भोपाल को मिली है। और राज्यों में पूछ लिया जाए तो राज्यों में पहली रैंक महाराष्ट्र को मिली है और दूसरी मध्य प्रदेश को।
और जो स्वच्छ भारत मिशन है कब से चलाया जा रहा है? 2 अक्टूबर 2014 से। और जो क्लीनलीनेस मंथ है, जो आपका स्वच्छता माह है, वो है अक्टूबर। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आएगा? क्या वो पहले स्थान पर आएगा, या दूसरे स्थान पर आएगा, या तीसरे स्थान पर आएगा, या फिर चौथे स्थान पे? तो एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश की रैंक है सेकंड। एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश की रैंक है सेकंड। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा राजस्थान। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? राजस्थान। और थर्ड पोजीशन पर है महाराष्ट्र। अगर एरिया वाइज देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर है राजस्थान, दूसरी पर है आपका मध्य प्रदेश, एमपी, और तीसरी पे है महाराष्ट्र। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है? क्या वो 2 है, या 3 है, या फिर 4 है, या फिर 1 है? तो मध्य प्रदेश में आपको 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे। और ये 2 ज्योतिर्लिंग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एक तो आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको खंडवा में देखने को मिलेगा। उज्जैन में है महाकालेश्वर, उज्जैन में है महाकालेश्वर, और खंडवा में है ओमकारेश्वर। तो मध्य प्रदेश में हमें कितने ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे? 2। एक तो उज्जैन में और दूसरा खंडवा में। उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में है ओमकारेश्वर। और टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? टोटल ज्योतिर्लिंग है 12। टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? एमपी में नर्मदा रिवर की लेंथ कितनी है? क्या वो 1055 किलोमीटर है, 1066 किलोमीटर है, 1077 किलोमीटर है, या फिर 10878 किलोमीटर है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर, जिसमें एमपी में कितनी फ्लो होती है? 1077 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए इसका ओरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है, तो अनूपपुर में अमरकंटक की पहाड़ी से। अनूपपुर में अमरकंटक की पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। और इसका कन्फ्लुएंस पूछ लिया जाए, मुहाना, तो अनूपपुर की अमरकंटक पहाड़ी से ये पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश में बहती हुई आती है। टोटल 15 जिलों में बहती है। एमपी के 15 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 15 जिलों में। और जब अलीराजपुर में आती है, अलीराजपुर में आती है, उसके बाद ये गुजरात में एंटर करती है। गुजरात में एंटर करती है और गुजरात से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। तो हमने क्या देखा कि जो नर्मदा नदी उसका उद्गम स्थल है अनूपपुर में, अमरकंटक पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। ये मध्य प्रदेश में पश्चिम दिशा में बहती हुई आती है, वेस्ट साइड में बहती हुई आती है। टोटल 15 जिलों में बहती है। मध्य प्रदेश के 15 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है। जब ये अलीराजपुर में आती है, अलीराजपुर से निकलकर जब ये गुजरात में एंटर करती है और गुजरात से बहती हुई ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
तवा नदी। टोटल जो इसकी सहायक नदियां हैं, टोटल इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है 41। टोटल नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कितनी है? 41। इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो ये पूरा नर्मदा नदी के बारे में बेसिक जानकारी थी कि इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा लाइफलाइन भी कहते हैं। इसका ओरिजिन होता है अनूपपुर में, अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश में वेस्ट साइड में फ्लो करती हुई आती है। जब ये मध्य प्रदेश के टोटल 15 जिलों में बहती है, जब ये अलीराजपुर में आती है, अलीराजपुर में बहती हुई जब ये गुजरात में एंटर करती है, गुजरात में बहती हुई जाकर ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, जो कि आपका अरेबियन सी में आता है, आपका अरेबियन सी अरब के सागर में आता है। उसके बाद इस नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर फ्लो होती है। इस नदी की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो है तवा नदी। और टोटल नर्मदा नदी में कितनी टोटल आपको सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेंगी? तो वो है 41। उसके बाद देखें आज का लास्ट क्वेश्चन। 1857 में महू सैनिक विद्रोह हुआ, डेट बतानी है कब हुआ था महू सैनिक विद्रोह। जो महू मिलिट्री रिवॉल्ट था ये कब हुआ था? क्या ये 1 जुलाई 1857 को हुआ था, 10 जनवरी 1858 को हुआ था, 15 अगस्त 1857 को हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1807 में हुआ था? तो 1857 में महू सैनिक विद्रोह हुआ था 1 जुलाई 1857 में। किसकी लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में? तो ये हुआ था सादत खां और भागीरथ सिलावट के नेतृत्व में। भागीरथ सिलावट के नेतृत्व में हुआ था। कहां पर? मऊ में सैनिक विद्रोह हुआ था 1 जुलाई 1857 को सादत खां और भागीरथ सिलावट के नेतृत्व में। उस समय जो होलकर प्रिंसली स्टेट के उस समय जो शासक थे वो थे, उस समय होलकर प्रिंसली स्टेट के शासक कौन थे? तो वो जान लीजिए, वो थे तुकोजी होलकर सेकंड। तुकोजी राव होलकर द्वितीय। उस समय होलकर रियासत के शासक कौन थे? तुकोजी राव होलकर सेकंड। तो ये आज आपकी टोटल 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।